Welcome to YC Creation, where learning becomes clear and success begins. नमस्कार और स्वागत है। आज हम CTET परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम एक बच्चे के साथ साथ चलेंगे जो पहली बार पेंसिल पकड़ रहा है और देखेंगे कि वो कैसे एक एक सीढ़ी चढ़कर अपने विचारों को कागज पर उतारने वाला एक लेखक बनता है। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी सफर का कह सकते हैं एक नक्शा है, यानी लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स के अलग अलग पड़ाव। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक शिक्षक के तौर पर हमें सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि रास्ते के हर मोड़ के बारे में पता होना चाहिए। सही बात है। लेखन सिर्फ अक्षर बनाना नहीं है, ये सोचने, कल्पना करने और अपनी बात को दुनिया के सामने रखने का एक शक्तिशाली औजार है। तो चलिए इस नक्शे को खोलकर देखते हैं कि ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है। तो हमारी सामग्री कहती है कि लेखन कौशल का मतलब है अपनी विचारों को साफ साफ, सही और असरदार तरीके से लिखना। और ये CTET के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के लिए बहुत अहम है। तो इस सफर का पहला पड़ाव कहाँ से शुरू होता है? मतलब जब बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ता है। हाँ, बिल्कुल वहीं से। इसे हम कहते हैं मैकेनिकल राइटिंग स्किल्स। मैकेनिकल राइटिंग स्किल्स या यांत्रिक लेखन कौशल। ये आप समझिए इस पूरी इमारत की नींव है। अच्छा। इसमें 4 बहुत बुनियादी चीजें आती हैं। एक तो अक्षरों को सही आकार में बनाना, शब्दों की स्पेलिंग यानी वर्तनी सही लिखना, फिर विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करना, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप। जी, और आखिर में साफ सुथरी लिखावट जिसे कोई और पढ़ भी सके। मुझे याद है बचपन में क से कबूतर बनाने में हफ्ते लग जाते थे। तो ये वही दौर है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ सुंदर लिखावट के बारे में तो नहीं होगा। CTET के नजरिए से इसका असली महत्व क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका महत्व सिर्फ सुंदरता नहीं बल्कि कॉग्निटिव लोड यानी दिमागी बोझ को कम करना है। कॉग्निटिव लोड, वो कैसे? सोचिए, अगर किसी बच्चे को हर अक्षर बनाने या हर शब्द की स्पेलिंग सोचने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा हो, तो वो अपने विचार पर ध्यान कैसे लगाएगा? सही बात है, उसका सारा ध्यान तो बस लिखने में ही चला जाएगा। एग्जैक्टली। यांत्रिक कौशल को मजबूत करने का असली मकसद इन बुनियादी कामों को ऑटोमेटिक बनाना है, ताकि बच्चे का दिमाग बड़ी चीजों के लिए, मतलब विचारों और रचनात्मकता के लिए आजाद हो सके। वाह, ये एक बेहतरीन इंसाइट है। मतलब ये कि आप पहले कार चलाना इतना सीख लेते हैं कि गियर बदलने या क्लच दबाने पर ध्यान नहीं देना पड़ता। हाँ, तभी आप सड़क पर और ट्रैफिक पर ध्यान दे पाते हैं। बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए प्राइमरी क्लास में इस पर इतना जोर दिया जाता है। ये रटना नहीं है बल्कि दिमाग को बड़े कामों के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो एक बार जब बच्चे की लिखावट की कह सकते हैं मसल मेमोरी बन गई, तो जाहिर है उसे एकदम से निबंध लिखने को तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर शायद अगले पड़ाव की जरूरत पड़ती है, जिसे सामग्री में कंट्रोल्ड राइटिंग या नियंत्रित लेखन कहा गया है। ये एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स लगाने जैसा है ना? आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। बिल्कुल, नियंत्रित लेखन में शिक्षक बच्चे को एक बहुत ही सुरक्षित और बंधा हुआ ढांचा देता है। अच्छा। यहाँ गलती की गुंजाइश लगभग खत्म कर दी जाती है, जैसे खाली जगह भरना, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ। या दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना या किसी तस्वीर को देखकर उसके बारे में एक लाइन लिखना। इन सब में बच्चे को सोचना नहीं पड़ता कि क्या लिखूं, उसे बस दिए गए नियमों का पालन करना होता है। लेकिन क्या इसका एक खतरा ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ नकल करना या रटना सीख जाता है, उसकी अपनी सोच तो मतलब विकसित ही नहीं हो रही? ये एक बहुत वैध चिंता है और यहीं पर एक अच्छे शिक्षक की भूमिका आती है। नियंत्रित लेखन का उद्देश्य बच्चे को हमेशा इसी स्तर पर रखना नहीं है। इसका असली फायदा है आत्मविश्वास बढ़ाना। जब बच्चा बिना गलती के एक पूरा वाक्य लिख पाता है तो उसके अंदर से लेखन का डर खत्म होता है। उसे लगता है हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर है। जी, ये उस डर को हटाने के लिए एक जरूरी कदम है जो अक्सर बच्चों को लिखने से रोकता है। मतलब ये आत्मविश्वास पैदा करने का एक टूल है, और जब वो आत्मविश्वास आ जाता है तब शिक्षक धीरे धीरे ट्रेनिंग व्हील्स हटाना शुरू करता है। बिल्कुल। और हम अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, गाइडेड राइटिंग यानी मार्गदर्शित लेखन। अब यहाँ नियंत्रण और मार्गदर्शन में क्या फर्क है? यहाँ फर्क शिक्षक की भूमिका में आता है। देखिए, नियंत्रित लेखन में शिक्षक एक इंस्ट्रक्टर था जो बताता था कि क्या करना है। मार्गदर्शित लेखन में शिक्षक एक गाइड बन जाता है जो सिर्फ रास्ता दिखाता है।
वो बच्चे को पूरी तरह आजाद नहीं छोड़ता, बल्कि कुछ संकेत, कुछ हिंट्स या एक ढांचा, एक आउटलाइन दे देता है। जैसे मेरा विद्यालय विषय पर शिक्षक कुछ पॉइंट्स दे दे, स्कूल का नाम, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, मेरे दोस्त, और फिर बच्चे को इन पॉइंट्स को जोड़कर एक पैराग्राफ बनाना हो। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ बच्चे को सोचना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, उसे वाक्यों को आपस में जोड़ना सीखना होगा, एक विचार से दूसरे विचार तक कैसे जाना है ये समझना होगा। लेकिन उसके पास एक सहारा है, वो भटकेगा नहीं। अच्छा। ये नियंत्रित और पूरी तरह से आजाद लेखन के बीच का सबसे जरूरी पुल है। यहाँ एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती होगी? मतलब कितने संकेत देना सही है? अगर बहुत ज्यादा दे दिए तो ये वापस नियंत्रित लेखन बन जाएगा। सही बात है। और बहुत कम दिए तो बच्चा शायद घबरा कर लिखना ही छोड़ दे। वो सही संतुलन कैसे पाया जाए? यही तो शिक्षण की कला है। इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है। शिक्षक को अपने छात्रों को समझना होता है। कुछ छात्रों को सिर्फ 2-3 संकेत काफी होते हैं, जबकि कुछ को शायद ज्यादा सवालों की जरूरत पड़े। एक अच्छा शिक्षक धीरे धीरे इन संकेतों को कम करता जाता है, जैसे जैसे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है। CTET यही परखना चाहता है कि क्या भावी शिक्षक इस क्रमिक विकास, इस ग्रेजुअल प्रोग्रेशन को समझता है। और जब ये पुल भी पार हो जाता है, तब हम उस पड़ाव पर आते हैं जिससे कई छात्र डरते भी हैं और जिसका कईयों को इंतजार भी रहता है, फ्री राइटिंग, स्वतंत्र लेखन। हाँ, स्वतंत्र लेखन। जब शिक्षक कहता है आज अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में एक निबंध लिखो, तो कई बच्चों की कलम वहीं रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पहली बार बच्चे को एक खाली कैनवस मिलता है। क्या लिखना है, कहाँ से शुरू करना है और कैसे अपने विचारों को एक क्रम में लगाना है। ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक छलांग है। सही है। यहाँ सिर्फ भाषा का कौशल नहीं, बल्कि सोचने का कौशल, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी परखी जाती हैं। तो एक शिक्षक के तौर पर यहाँ क्या भूमिका होती है? बस टॉपिक देकर छोड़ देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ शिक्षक की भूमिका और भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है। वो लिखने से पहले छात्रों के साथ उस विषय पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकता है। अच्छा। उनसे बातचीत करके उनके विचारों को बाहर निकलवा सकता है। वो उन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है और उनके पहले ड्राफ्ट पर सकारात्मक फीडबैक देता है। उसका काम यहाँ एक आलोचक का नहीं, बल्कि एक समर्थक का होता है, जो कहता है तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं, चलो अब इन्हें और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत दिलचस्प। स्वतंत्र लेखन के बाद हमारी सामग्री में एक और स्तर का जिक्र है जिसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्रिएटिव राइटिंग, रचनात्मक लेखन। हाँ, रचनात्मक लेखन। अब ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। स्वतंत्र लेखन और रचनात्मक लेखन दोनों में ही तो आजादी है, फिर इनमें फर्क क्या है? ये एक शानदार सवाल है और इसका अंतर बहुत बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य हो सकता है अपने विचारों को साफ-साफ और व्यवस्थित तरीके से बताना। ओके। एक बहुत अच्छा तार्किक निबंध स्वतंत्र लेखन का बेहतरीन उदाहरण हो सकता है। लेकिन रचनात्मक लेखन का उद्देश्य सिर्फ सूचना देना नहीं, बल्कि पाठक के मन में एक अनुभव, एक भावना पैदा करना है। मतलब इसमें क्या लिखा से ज्यादा कैसे लिखा जरूरी हो जाता है? हाँ, बिल्कुल। मुझे एक क्लासरूम का उदाहरण याद आता है। बताइए। बारिश का दिन विषय पर एक बच्चे ने लिखा, कल बहुत तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया, हमने स्कूल से छुट्टी ले ली। सीधा और साफ। हाँ, ये स्वतंत्र लेखन का अच्छा उदाहरण है। साफ, सीधा। लेकिन एक दूसरे बच्चे ने लिखा, कल आसमान की बाल्टी पलट गई थी और सड़कें नदी बन गई थीं, जिसमें हमारी कागज की नाव तैर रही थी। वाह, दूसरा वाला पढ़कर तो एक तस्वीर बन गई आंखों के सामने। बस यही रचनात्मक लेखन है। ये भाषा का कलात्मक प्रयोग है, जिसमें कल्पना, उपमा और मौलिकता होती है। कविता, कहानी, नाटक के संवाद, ये सब रचनात्मक लेखन में आते हैं। अच्छा। ये भाषा कौशल का शिखर है, जहां लेखक सिर्फ लिख नहीं रहा, बल्कि अपनी कल्पना से एक नई दुनिया बना रहा है। ये तो अकादमिक और कल्पना की दुनिया हो गई। लेकिन हमारी सामग्री एक छठे बहुत ही व्यवहारिक प्रकार का भी जिक्र करती है, फंक्शनल राइटिंग। जी, कार्यात्मक लेखन। ये क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि असली जिंदगी में हमें कविताओं से ज्यादा नौकरी के लिए एप्लीकेशन, सही बात है, बैंक में खाता खोलने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। कार्यात्मक लेखन वो लेखन है जिसका एक सीधा व्यवहारिक उद्देश्य होता है। ठीक है। इसका मकसद किसी काम को पूरा करना है, जैसे स्कूल से छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। जी,
किसी कार्यक्रम की सूचना तैयार करना। या फिर एक औपचारिक ईमेल लिखना। बिल्कुल। ये सभी कार्यात्मक लेखन है और CTET के संदर्भ में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मकसद सिर्फ अकादमिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है। एक शिक्षक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके छात्र जब स्कूल से बाहर निकलें तो उनके पास ये लाइफ स्किल बेस्ड लेखन की क्षमता हो, ताकि वे असल दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सके। जी। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद कुछ बड़े सिद्धांत क्या हैं जिन्हें एक शिक्षक को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए? हमारी सामग्री 2 बहुत ही मजबूत सिद्धांतों पर जोर देती है। पहला, भाषा के 4 कौशल एक क्रम में ही बेहतर तरीके से विकसित होते हैं। अच्छा। सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और आखिर में लिखना। यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इस क्रम को तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, आप इस क्रम को तोड़ नहीं सकते। लिखने से पहले बच्चे को उस भाषा को सुनना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए। ये तो एकदम तार्किक है। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा सिद्धांत शिक्षण प्रक्रिया से जुड़ा है। बच्चों में लेखन कौशल का विकास भी एक क्रम में होता है। पहले कंट्रोल्ड, फिर गाइडेड और अंत में फ्री राइटिंग। ये एक प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से सही रास्ता है। आप एक बच्चे को सीधे दौड़ में हिस्सा लेने के लिए नहीं कह सकते। पहले उसे खड़ा होना, फिर चलना सिखाना पड़ता है। बिल्कुल। सीधे निबंध लिखने को देना उसे हमेशा के लिए लिखने से डरा सकता है। एग्जैक्टली। तो आज की चर्चा का सार ये है कि लेखन सिखाना एक मैकेनिक की तरह पुर्जे जोड़ना नहीं है, बल्कि एक माली की तरह पौधा लगाना है। बहुत खूब। आप पहले जमीन तैयार करते हैं, मैकेनिकल स्किल्स, फिर पौधे को सहारा देते हैं, कंट्रोल्ड एंड गाइडेड राइटिंग, और फिर उसे अपने आप बढ़ने और फलने फूलने का मौका देते हैं, फ्री एंड क्रिएटिव राइटिंग। और साथ ही उसे इतना उपयोगी बनाते हैं कि वो असल दुनिया में काम आ सके, फंक्शनल राइटिंग। आपने पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेटा है और ये समझना जरूरी है कि हर स्तर का अपना महत्व है। कोई भी स्तर कम या ज्यादा नहीं है। सही है। एक सफल शिक्षक इन सभी औजारों का सही समय पर इस्तेमाल करना जानता है, ताकि हर छात्र अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। बिल्कुल। लेकिन जाने से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। जी। ये सब तो पारंपरिक लेखन की बात हुई। आज की दुनिया डिजिटल है। हमारे फोन और कंप्यूटर में ऑटो करेक्ट और ग्रामरली जैसे AI टूल्स हैं। हाँ, बिल्कुल है। जो हमारी स्पेलिंग और व्याकरण की गलतियां पलक झपकते ही ठीक कर देते हैं। ऐसे में